कोर्ट प्रैक्टिस न्यूज में आपका स्वागत है। आज 2 अक्टूबर 2025 है और अगले कुछ मिनटों में हम पिछले 2 दिनों की जो सबसे अहम कानूनी खबरें हैं उन पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास सुप्रीम कोर्ट और अलग अलग हाई कोर्ट्स के फैसले हैं, कुछ टिप्पणियां हैं और भी कई महत्वपूर्ण डेवलपमेंट्स हैं। करीब 20 अपडेट्स होंगे शायद। नमस्कार। बिल्कुल, पिछले 48 घंटों में काफी कुछ हुआ है। सही कह रहे हैं आप। हमारा मकसद सिर्फ ये नहीं कि क्या हुआ, बल्कि ये समझना भी है कि इन सब बातों का मतलब इन डेवलपमेंट्स का मतलब क्या है, खासकर जब हम पर्सनालिटी राइट्स, जमानत, गिरफ्तारी, प्रोसीजरल जस्टिस, कॉर्पोरेट लॉ और हाँ जुडिशियल रिफॉर्म्स जैसे मुद्दों को देखते हैं। हाँ बिल्कुल, तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या क्या है आज पिटारे में। सबसे पहले बात करते हैं ये पर्सनालिटी राइट्स की, व्यक्तित्व अधिकार। ऐसा लग रहा है आजकल अदालतों में ये मुद्दा काफी छाया हुआ है, खासकर सेलिब्रिटीज के मामलों में। हाँ, ये तो साफ दिख रहा है। देखिए, डिजिटल जमाना है तो किसी की पहचान, फोटो, आवाज तक का गलत इस्तेमाल रोकना एक बड़ी चुनौती बन गया है। जैसे अभी दिल्ली हाई कोर्ट ने जो तेलुगु सुपरस्टार है नागार्जुन, उनके मामले में दखल दिया। अच्छा, क्या हुआ उसमें? हुआ ये कि कई वेबसाइट्स थीं जो बिना परमिशन के उनके नाम, उनकी तस्वीरें इस्तेमाल कर रही थीं। तो कोर्ट ने न सिर्फ इस पर रोक लगाई बल्कि कहा कि ये सारा कंटेंट ब्लॉक करो। ये दिखाता है कि किसी की, खासकर किसी जानी मानी हस्ती की पहचान का जो कमर्शियल इस्तेमाल है वो कितना मतलब गंभीर मामला बन सकता है। और ये सिर्फ तस्वीरों की बात नहीं है, जैसे आपने कहा आजकल तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI से आवाज की क्लोनिंग भी हो रही है। जैसे दिग्गज गायिका आशा भोसले जी, उनको भी शायद इसी वजह से बॉम्बे हाईकोर्ट जाना पड़ा। बिल्कुल सही, ये टेक्नोलॉजी के गलत इस्तेमाल का एकदम सटीक उदाहरण है। एक AI कंपनी थी जिसने उनकी आवाज का क्लोन बना के मार्केट में उतार दिया, जाहिर है बिना उनकी इजाजत के। तो बॉम्बे हाईकोर्ट ने माना कि ये उनके पर्सनालिटी राइट्स का उल्लंघन है और इस पर रोक लगा दी। इसी तरह का एक और मामला दिल्ली हाईकोर्ट में था, आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर के पर्सनालिटी राइट्स को लेकर। अच्छा, उनके मामले में क्या था? उसमें खास तौर पे डीप फेक और मॉफ्ट कंटेंट का जिक्र था। मतलब AI का इस्तेमाल करके नकली वीडियो या तस्वीरें बनाना, ये किसी की छवि को कितना ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है हम सब जानते हैं। तो कोर्ट ने उनके अधिकारों की भी रक्षा की। तो मतलब एक बात साफ है कि अदालतें अब डिजिटल दुनिया में पर्सनालिटी की सुरक्षा को लेकर ज्यादा सीरियस हो गई हैं। लेकिन ये सिर्फ व्यक्तियों की बात नहीं है, कंपनियों की इज्जत, उनकी रेपुटेशन भी दांव पर लग जाती है। जैसे वो मालाबार गोल्ड वाला मामला था। हाँ, वो मामला दिखाता है कि सोशल मीडिया पर गलत जानकारी कितनी तेजी से फैलती है और कंपनियों को फिर अपनी साख बचाने के लिए अदालतों के चक्कर काटने पड़ते हैं। मालाबार गोल्ड ने UK बेस्ड एक पाकिस्तानी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के साथ कोई कोलैबोरेशन किया था। बस फिर क्या था, कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर यह फैलाना शुरू कर दिया कि कंपनी का कनेक्शन पाकिस्तान से है। हाँ, तो बॉम्बे हाई कोर्ट को दखल देना पड़ा और फिर मेटा मतलब फेसबुक, X, गूगल, कुछ न्यूज पोर्टल्स सबको निर्देश दिया कि भाई ये भ्रामक पोस्ट हटाओ। ये दिखाता है कि कॉर्पोरेट रेपुटेशन पर सोशल मीडिया का असर कितना तगड़ा है। मीडिया और व्यक्तियों के अधिकारों के बीच टकराव का एक और पहलू वो समीर वानखेड़े वाले मामले में दिख रहा है। पूर्व NCB अफसर हैं, उन्होंने नेटफ्लिक्स की एक सीरीज पर मानहानि का केस किया है। जी, समीर वानखेड़े का आरोप है कि नेटफ्लिक्स की सीरीज है बास्टर्ड्स ऑफ बॉलीवुड, उसमें उनको झूठा, दुर्भावनापूर्ण और मानहानिकारक तरीके से दिखाया गया है। फिलहाल दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें अपनी याचिका में कुछ बदलाव करने को कहा है। ये मामला असल में उस पतली सी लाइन को दिखाता है जो क्रिएटिव फ्रीडम और किसी व्यक्ति के मानहानि से बचाव के अधिकार के बीच होती है। देखना होगा अदालत कैसे बैलेंस करती है। और जब सोशल मीडिया की बात चली रही है तो X मतलब पहले वाला ट्विटर और सरकार के बीच भी वो तनातनी जारी है। X अब कर्नाटका हाईकोर्ट के एक फैसले के खिलाफ अपील करने वाला है। हाँ, कर्नाटक हाईकोर्ट ने X को ऑर्डर दिया था कि सरकार ने जो कंटेंट हटाने के नोटिस दिए हैं, टेक डाउन नोटिस, उनका पालन करो। अब X का कहना है कि ये ऑर्डर तो पुलिस अफसरों को मनमाने ढंग से कंटेंट हटाने की पावर दे देगा और ये अभिव्यक्ति की आजादी, फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए खतरा है। ये पूरी दुनिया में चल रहा है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और सरकारों के बीच रेगुलेशन को लेकर खींचतान। संतुलन बनाना बहुत मुश्किल है इसमें। चलिए अब जरा दूसरे थीम पर आते हैं, जमानत, गिरफ्तारी और प्रक्रियात्मक न्याय यानी प्रोसीजरल जस्टिस। दिल्ली का वो चर्चित BMW एक्सीडेंट केस फिर खबरों में है और इस बार कोर्ट की टिप्पणियां काफी तीखी हैं।
हाँ, आरोपी गगनप्रीत कौर को जमानत तो मिल गई है, लेकिन कोर्ट ने 2 बहुत जरूरी बातें कही इस मामले में। पहली, कोर्ट ने कहा कि पहली नजर में मतलब प्राइमा फेसी सीसीटीवी फुटेज देखकर ऐसा नहीं लगता कि टक्कर जानबूझकर मारी गई थी। ऐसा लगता है कि गाड़ी का कंट्रोल खो गया था। अच्छा, तो इससे जो हत्या के प्रयास वाला एंगल था उस पर सवाल उठता है। और दूसरी बात, वो तो शायद ज्यादा गंभीर है। बिल्कुल, दूसरी बात एम्बुलेंस वालों के रवैये पर है, जो वाकई चौंकाने वाली है। कोर्ट ने पाया कि एक्सीडेंट के कुछ ही सेकंड में एक एम्बुलेंस मौके पर पहुंच गई थी, लेकिन उसके स्टाफ ने घायल महिला की मदद करने की बजाय उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। क्या? हाँ, कोर्ट ने बहुत सख्त शब्दों में कहा कि उन्होंने पीड़ित की नब्ज तक चेक करने की कोशिश नहीं की। इससे वो गोल्डन आवर जो होता है मदद का, वो बर्बाद हो गया। शायद जान बच सकती थी। ये तो मतलब गंभीर लापरवाही और असंवेदनशीलता है। ये तो वाकई दिल दुखाने वाली बात है। खैर, प्रक्रियात्मक न्याय की बात करें तो एक और मामले में कोर्ट ने पीओसीएसओ एक्ट के तहत एफआईआर रद्द करने से मना कर दिया। मामला नाबालिग से शादी का था। हाँ, और ये पीओसीएसओ एक्ट की गंभीरता को दिखाता है। पीओसीएसओ यानी प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, बच्चों को यौन अपराधों से बचाने वाला सख्त कानून है ये। इस केस में कोर्ट ने साफ कर दिया कि अगर पीड़िता नाबालिग है तो उसकी सहमति, उसकी मर्जी का कोई कानूनी मतलब नहीं है। नाबालिग से शादी करना बाल विवाह कानून और पीओसीएसओ दोनों के तहत अपराध है। इसमें सहमति कोई डिफेंस नहीं हो सकती। कानून का मकसद ही बच्चों की सुरक्षा है। जमानत के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट भी निचली अदालतों से काफी नाखुश लग रहा है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में जिस तरह से एसीएमएम ने बेल दी और फिर सेशन जज ने उसमें दखल देने से मना कर दिया, उस पर गहरी नाराजगी जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो इस तरह की प्रक्रिया पर आंखें बंद नहीं कर सकता। नतीजा ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालतों के जजों के लिए बेल के प्रिंसिपल्स पर 7 दिन की कंपलसरी ट्रेनिंग का निर्देश दिया है। ओह, 7 दिन की ट्रेनिंग? हाँ, ये जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी और स्टैंडर्ड बनाए रखने के लिए बहुत बड़ा कदम है। प्रक्रिया और अधिकारों से जुड़ा एक और मुद्दा जो हमेशा बहस में रहता है वो है आरक्षण। मध्य प्रदेश सरकार ने ओबीसी कोटे पर सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखा है। मध्य प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपने उस फैसले का बचाव किया है जिसके तहत राज्य में ओबीसी कोटा बढ़ाकर 27% कर दिया गया है। सरकार का तर्क ये है कि राज्य में ओबीसी आबादी 50% से ज्यादा है, लेकिन सरकारी नौकरियों में उनका रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है, नेग्लिजिबल है, इसलिए ये बढ़ोतरी जरूरी है। ये मामला भारत में आरक्षण नीतियों पर जो लंबी और जटिल बहस चलती है उसी का हिस्सा है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिहाज से दिल्ली हाईकोर्ट का एक फैसला लुकआउट सर्कुलर LOC को लेकर आया है। मतलब वो सर्कुलर जिससे किसी को देश छोड़ने से रोकते हैं। बिल्कुल, दिल्ली हाईकोर्ट ने ये साफ किया है कि सिर्फ इसलिए कि किसी व्यक्ति का PMLA यानी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के आरोपी के साथ कोई मतलब धुंधला सा आर्थिक हित है या कोई पारिवारिक रिश्ता है, उसके खिलाफ LOC जारी नहीं कर सकते। कोर्ट का मानना है कि LOC एक सख्त कदम है। इसका इस्तेमाल ठोस वजहों से ही होना चाहिए, न कि सिर्फ शक या दूर के रिश्ते के आधार पर। यह फैसला एक तरह से लॉ एनफोर्समेंट की पावर और पर्सनल लिबर्टी के बीच संतुलन बनाने की कोशिश है। प्रक्रियात्मक न्याय का एक और उदाहरण दिल्ली हाई कोर्ट ने राजस्थान पुलिस को फटकार लगाई है। हाँ, ये इंटर स्टेट अरेस्ट के नियमों के पालन से जुड़ा मामला है। राजस्थान पुलिस ने दिल्ली आकर कुछ नाबालिगों को गिरफ्तार किया, लेकिन दिल्ली पुलिस को बताया नहीं, जबकि नियमों के हिसाब से ये जरूरी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस पर सख्त एतराज जताया, कहा कि ये गाइडलाइंस का उल्लंघन है। अब इसके बाद राजस्थान पुलिस ने अपने उन पुलिस वालों के खिलाफ जांच शुरू कर दी है जिन्होंने ये प्रक्रिया फॉलो नहीं की थी। ये दिखाता है कि कानूनी प्रक्रिया का पालन कितना जरूरी है, चाहे मामला कोई भी हो। हाँ, ये बात सही है। और प्रक्रिया का पालन सिर्फ क्रिमिनल मामलों में ही नहीं, कॉर्पोरेट जगत में भी जरूरी है, जैसे वो नरेश गोयल वाले मामले में हुआ। बताने से पहले बैंकों को फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट के जो फाइंडिंग्स हैं वो उधारकर्ता के साथ शेयर करने होंगे और उन्हें अपना पक्ष रखने का मौका भी देना होगा। इस मामले में ऐसा नहीं हुआ था। खैर, नरेश गोयल तो अभी मेडिकल बेल पर हैं
और ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग चार्जेस फेस कर रहे हैं, लेकिन ये फैसला बैंकों के लिए साफ संदेश है कि प्रोसेस फॉलो करना जरूरी है। कॉर्पोरेट जगत से एक और बड़ी खबर, JSW स्टील और भूषण स्टील के अधिग्रहण से जुड़ी है। सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिल गई है उसे। हाँ, ये करीब 20,000 करोड़ रुपए का बड़ा सौदा है। सुप्रीम कोर्ट ने JSW स्टील द्वारा भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड यानी BPSL के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है। ये मामला IBC यानी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोर्ट के तहत चल रहा था। ये वो कानून है जो दिवालिया कंपनियों के रेजोल्यूशन प्रोसेस को देखता है। सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि JSW स्टील ने रेजोल्यूशन प्लान के लिए सारी जरूरी शर्तें पूरी की हैं। इसे IBC प्रोसेस के तहत एक अहम कॉर्पोरेट रेजोल्यूशन माना जा रहा है। और आम आदमी, खासकर घर खरीदारों के लिए भी सुप्रीम कोर्ट से एक राहत देने वाला फैसला है। बिल्कुल, ये फैसला बिल्डरों की मनमानी पर लगाम लगाने वाला ऐसा लगता है। सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में बिल्डर पर जुर्माना डबल कर दिया। कोर्ट ने कहा कि अगर बिल्डर प्रोजेक्ट में देरी करता है या घर देने में चूक करता है तो उसे खरीदार को पूरी रकम 18% ब्याज के साथ लौटानी होगी। 18%? ये तो काफी ज्यादा है। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि 18% वही रेट है जो बिल्डर अक्सर खरीदारों से किश्त लेट होने पर वसूलते हैं। कोर्ट ने साफ कहा कि अगर खरीदार देरी पर भारी ब्याज दे सकता है तो बिल्डर को भी अपनी गलती पर उतनी ही सख्ती झेलनी पड़ेगी। ये घर खरीदारों के हक में एक बहुत मजबूत कदम है। अदालतों पर जो बोझ बढ़ रहा है उसे कम करने के लिए मध्यस्थता यानी मीडिएशन पर भी काफी जोर दिया जा रहा है आजकल। हाँ, और ये बहुत जरूरी भी है। सुप्रीम कोर्ट की जज हैं जस्टिस BV नागरत्ना। उन्होंने हाल में कहा कि झगड़ों को सुलझाने के लिए मीडिएशन को बढ़ावा देने के वास्ते सरकारी सोच में बदलाव लाना होगा। उनका मानना है कि इससे न सिर्फ कोर्ट्स का बोझ कम होगा, बल्कि जो नया मध्यस्थता अधिनियम 2023 आया है उसके तहत लोगों को जल्दी और असरदार समाधान भी मिलेगा। उन्होंने ग्रीन मध्यस्थों की जरूरत पर भी जोर दिया, मतलब पर्यावरण कानूनों के जानकार मध्यस्थ। ये जरूरत कितनी बड़ी है इसका अंदाजा जस्टिस सूर्यकांत के बयान से भी लगता है। बिल्कुल, जस्टिस सूर्यकांत जो नालसा के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन भी हैं, उन्होंने बताया कि भारत में करीब 1.68 करोड़ मामले ऐसे हैं जो मीडिएशन से सुलझ सकते हैं, लेकिन इन्हें निपटाने के लिए देश को 2.5 लाख ट्रेंड मीडिएटर्स की जरूरत है और हमारे पास अभी सिर्फ 13,000 हैं। सिर्फ 13,000? ये तो बहुत बड़ा गैप है। हाँ, ये आंकड़ा दिखाता है कि ADR यानी ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम को मजबूत करने की कितनी ज्यादा जरूरत है। एक तरफ मीडिएशन पर जोर है तो दूसरी तरफ न्यायपालिका के अपने काम करने के तरीके और चुनौतियों पर भी बहस जारी है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने हाल ही में जुडिशियल डिले मतलब न्यायिक देरी को लेकर जो आलोचना हुई थी उसका जवाब दिया है। हाँ, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य हैं संजीव सान्याल। उन्होंने न्यायपालिका की धीमी रफ्तार की आलोचना की थी। कहा था कि ये विकसित भारत के रास्ते में रुकावट है। इस पर CJI चंद्रचूड़ ने कहा कि न्यायिक देरी का असली कारण जजों की अयोग्यता नहीं है, बल्कि कोर्ट में स्टाफ और इंफ्रास्ट्रक्चर की भारी कमी है। ये न्यायपालिका के सामने जो स्ट्रक्चरल चैलेंज है उनकी तरफ इशारा करता है। जजों की कमी, कोर्टरूम कम होना, स्टाफ की कमी, इस पर एक गंभीर बहस चल रही है। इसी तरह कानूनी सुधारों की बात करें तो पूर्व CJI UU ललित ने हाल ही में लागू हुए नए क्रिमिनल लॉ भारतीय न्याय संहिता यानी BNS पर एक अहम टिप्पणी की है। पूर्व CJI ललित ने इस बात पर निराशा जताई है कि BNS जो पुराने IPC की जगह आया है वो रेप से जुड़े कानूनों को जेंडर न्यूट्रल बनाने में चूक गया। उनका कहना है कि नए कानून में भी सिर्फ महिला पीड़ितों को ही प्रोटेक्शन है, जबकि पुरुष या ट्रांसजेंडर व्यक्ति भी यौन हिंसा का शिकार हो सकते हैं। उनके मुताबिक ये कानून बनाते समय एक मौका गवा दिया गया। अब आखिर में कुछ और अलग अलग तरह के मामलों पर एक सरसरी नजर डाल लेते हैं। एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती को बॉम्बे हाई कोर्ट से अपना पासपोर्ट वापस मिल गया है। जी, उन्हें पासपोर्ट रखने की इजाजत तो मिली है, पर कुछ शर्तों के साथ। उन्हें कहीं भी जाने से पहले प्रोसिक्यूशन एजेंसी को अपनी पूरी ट्रैवल प्लान बतानी होगी, सुनवाई के लिए अवेलेबल रहना होगा और लौटने पर अधिकारियों को इन्फॉर्म करना होगा। एक और हाई प्रोफाइल मामला करिश्मा कपूर के बच्चों से जुड़ा है। उन्होंने अपने पिता संजय कपूर की संपत्ति को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में अर्जी दी है। हाँ, बच्चों ने कथित तौर पर एक फर्जी वसीयत को चुनौती दी है और आरोप लगाया है कि प्रॉपर्टी को गलत तरीके से खुर्द-बुर्द किया जा रहा है। कोर्ट ने फिलहाल संजय कपूर की जो मौजूदा पत्नी है प्रिया कपूर,
उनको प्रॉपर्टी की डिटेल्स सील बंद लिफाफे में जमा करने को कहा है और दोनों पक्षों से कहा है कि वसीयत मीडिया में लीक ना करें। ये एक पारिवारिक संपत्ति विवाद है। घर और संपत्ति से जुड़कर एक और दिलचस्प फैसला दिल्ली हाई कोर्ट का है। पति पत्नी के बीच जॉइंट प्रॉपर्टी के मालिकाना हक का सवाल था। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि सिर्फ इसलिए कि पति ने घर की सारी ईएमआई चुकाई हैं, वो जॉइंट नाम के खरीदी गई प्रॉपर्टी का अकेला मालिक नहीं बन सकता। कोर्ट ने माना कि क्योंकि प्रॉपर्टी जॉइंट नाम पर थी तो दोनों का उस पर बराबर का हक है, भले ही पेमेंट किसी एक ने किया हो। ये जॉइंट प्रॉपर्टी के मामलों में काफी अहम फैसला है। राजनीतिक गलियारों से भी ये खबर है, बॉम्बे हाई कोर्ट ने शरद पवार की एनसीपी और बीजेपी विधायकों के बीच विधानसभा में जो झड़प हुई थी, उस मामले में पुलिस जांच पर रोक लगा दी है। जी, ये घटना जुलाई में महाराष्ट्र विधानसभा में हुई थी। उसके बाद मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज हुई थी। हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि जब तक इस मामले में जो रिट पिटीशन दायर हुई है उसका फैसला नहीं हो जाता, तब तक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर आगे कोई कार्रवाई न करें। और आखिर में दक्षिण भारत से एक खबर। केरल हाईकोर्ट ने प्रसिद्ध सबरीमाला मंदिर के ऑडिट का आदेश दिया है। हाँ, हाल में मंदिर की मूर्तियों से कुछ सोना गायब होने की खबरें आई थीं, जो बाद में मिल गया था। इसके बाद केरला हाई कोर्ट ने मंदिर में जितना भी सोना, चांदी और दूसरा कीमती सामान है, उसकी पूरी लिस्ट बनाने और ऑडिट करने के लिए एक रिटायर्ड जज जस्टिस केटी शंकरन को नियुक्त किया है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि इन संपत्तियों का एक कॉन्फिडेंशियल डिजिटल रिकॉर्ड बनाया जाए ताकि आगे ट्रांसपेरेंसी और सेफ्टी बनी रहे। तो ये थी पिछले 2 दिनों की कुछ अहम कानूनी सुर्खियां और अदालती कार्रवाइयां। हमने देखा कि कैसे पर्सनालिटी राइट्स का मुद्दा डिजिटल युग में सेंटर स्टेज पर आ गया है, कैसे अदालतें प्रोसीजरल जस्टिस पर जोर दे रही हैं, कॉर्पोरेट जगत में नियम कानून सख्त हो रहे हैं और कैसे न्यायपालिका खुद सुधारों और चुनौतियों से जूझ रही है। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? इसका क्या मतलब निकालें? निश्चित रूप से इन सब मामलों को अगर एक साथ देखें तो कुछ बड़े ट्रेंड्स नजर आते हैं। पहला तो ये कि टेक्नोलॉजी और कानून के बीच का जो टकराव है वो बढ़ रहा है, चाहे वो एआई हो, सोशल मीडिया हो या डीप फेक। दूसरा, अदालतें, खासकर सुप्रीम कोर्ट, प्रोसीजरल फेयरनेस और नियमों के पालन पर बहुत ज्यादा जोर दे रही हैं, चाहे वो बेल हो, अरेस्ट हो या कॉर्पोरेट फ्रॉड। तीसरा, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जैसे मीडिएशन, उसको बढ़ावा देने की जरूरत महसूस की जा रही है। और चौथा, न्यायपालिका अपनी अंदरूनी चुनौतियों से जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी और पेंडिंग केस के बोझ से निपटने के रास्ते तलाश रही है। जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जिस रफ्तार से टेक्नोलॉजी, खासकर एआई, हमारे समाज और जिंदगी को बदल रही है, क्या हमारी कानूनी व्यवस्था, हमारे कानून बनाने की प्रक्रिया उतनी ही तेजी से कदम मिला पा रही है? क्या हम पर्सनालिटी की सुरक्षा, फ्रीडम ऑफ स्पीच और नए डिजिटल अपराधों से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं? ये एक बड़ा सवाल है जिस पर लगातार सोचने की जरूरत है। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। ये कोर्ट प्रैक्टिस न्यूज था। हम जल्द ही और कानूनी विश्लेषण के साथ हाजिर होंगे।